सियासी जमातों को ये कहने के लिए कि कब तक अपनी दुकानें सजाते रहेंगे। आज क्या वजह है कि मुसलमानों के वोट मांगने वाली वो जमातें खामोश बैठी है? उनके आका से ये नहीं कह रही है कि बोलो, तुम्हारे मुंह में भी ज़बान है, तुम भी मुंह खोल के बोलो कि जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। बोलो ये कि जो असदुद्दीन अवैसी घर के ऊपर जो हमला हुआ है वो गलत हुआ है करके। मैं था जब राहुल गांधी के ऊपर पुलिस वालों ने उसका गिरबान को पकड़ा था तो मैंने विरोध किया था, ओपन में विरोध किया था, और उस वक्त मैंने ये कहा था कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कल हमारा भी गिरबान पकड़ा जा सकता है। आज वही वक्त आ गया है, लेकिन हम अब भी सोए हुए हैं। मैं मौलाना उलमाए किराम से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगा, सिर्फ एक मरतबा आप हुक्म कर दीजिएगा कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर उतरना है, और देखिए फिर हम सरों का समंदर औरंगाबाद की सड़कों पर कैसा उतारते हैं। किस तरह के हथियार है। हम यहाँ पर गरीब व्यापारियों की मदद के लिए जाते हैं, 15 कैमरे हमारे सामने रहते हैं, और उसके बावजूद पुलिस ये केस हम पर लादती है कि हमने हथियार लेकर गए, हथियार का इस्तेमाल किया गया। उस एक केस के अंदर 9 कलम लगाए जाते हैं। आपके सांसद के ऊपर, आपके खासदार के ऊपर 9 कलम लगाए जाते हैं। मकसद क्या है? इसके पीछे की मंशा क्या है? कि तुम अपनी जबान बंद रखो, हम जैसा बोलेंगे वैसा करो, हम जो बोलेंगे तुम सुनो। यही बात आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब दिल्ली की पुलिस को ललकारते हैं और ये कहते हैं कि देख पढ़ कि अदालत ने दिल्ली पुलिस के बारे में क्या लिखा है, क्या ऑर्डर पास किया है, कि दंगों के अंदर दिल्ली पुलिस का क्या रोल था। खुलेआम अगर कोई कहता है डट के तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। आज उत्तर प्रदेश में जाकर जहां हमको मालूम है कि कितने परेशानियां आ सकती है, गिरफ्तार क्या की जा सकती है। कुछ दिन पहले मैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हम गुजरात गए। गुजरात जब गए तो हाँ, हम मिलना चाह रहे थे, हम साबरमती जेल जाकर हम मिलना चाह रहे थे एक साहब से जिसे अभी कानून ने मनाही नहीं की है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लेकिन पूरी होटल को घेर लिया गया था। एसीपी, पीआई, जितने भी ऑफिसर्स थे सब आ गए और उन्होंने कहा कि आप ये गेट के बाहर अगर जाएंगे तो हम आपको डिटेन कर लेंगे। मैंने उनके साथ बहस की। वहां के कुछ नौजवानों ने कहा कि साहब, गुजरात पुलिस से आप पंगा मत लीजिए, ये किसी भी केस के अंदर डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बावजूद हम गए डट कर उनके साथ और उनके साथ बहस की और उनसे एक सवाल ये किया कि अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह अगर जेल में रहती है एक आतंक के मामले के अंदर और उसे मिलने के लिए राजनाथ सिंह जेल जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं जेल के अंदर? अगर कानून उनके लिए है तो कानून हमारे लिए भी है। लेकिन सरकार को मालूम है, सरकार को मालूम है ये कौम बटी हुई है, हम बटे हुए हैं, ये हकीकत है। कई मसलकों में हम बटे हुए हैं, कई सियासी पार्टियों की वजह से हम बटे हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरे भाइयों, ये आज सोचने की जरूरत है कि अगर मौलाना कलीम साहब जैसे एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत को बजा रहा है और ये कह रहा है कि आज जो इस मुल्क के अंदर चल रहा है, कोई 1, 2, 3 हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि कल हमारी भी बारी आ सकती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस वजह से पुलिस ने उठाया है, 10 दिन की पीसीआर दी गई है और ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। अभी जिस तरह मौलाना साहब ने बताया, शायद ही मुल्क के अंदर कोई एक ऐसा केस निकलेगा जिससे ये साबित किया जा सकता है कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर तलवार के जोर पे मजहब तब्दील करने का काम कर रहा है। पूरे मुल्क के अंदर एक केस ऐसा नहीं मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये जो हो रहा है, ये बहुत ही तशवीशनाक बात इसलिए भी है कि इससे पहले भी
जब हमारे उलमाए कराम को परेशान किया गया तो शायद हुकूमतें, पुलिस एजेंसीज ये देखना चाहती है कि हम उसका एहतजाज किस तरह से करते हैं। आपको याद होगा कि मौलाना साद साहब के ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए थे और उसके बाद अदालत ने जब ये कहा ये सब बातें बेबुनियाद है, आज मीडिया इस तरह से काम कर रहा है कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करके लेके आ जाती है और उसे मुजरिम करार दे दिया जाता है। अगर यही हाल रहा तो शायद आने वाले वक्त में इस मुल्क की पूरी अदालतें बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मीडिया तय करेगा, पुलिस तय करेगा कि कौन दोषी है, कौन कसूरवार है, कौन गुनहगार है। और यही कुछ बात मौलाना कलीम साहब के बारे में आज उत्तर प्रदेश के या इस मुल्क के बहुत सारे चैनल्स इस तरह से दिखा रहे हैं कि मानो कोई आतंकी संगठन चलाया जा रहा था। आपको याद होगा कुछ साल पहले कई ऐसे नौजवानों को उठाया जाता था, कई सारे केसेस पूरे मुल्क के थे कि जहां पर नौजवान बच्चों को दहशतगर्दी के नाम के ऊपर उठाया जाता था और सबूत क्या बताए जाते थे कि इनके घर में अरबी की किताबें मिली है, इनके घर में कुरान शरीफ मिली है। कितने ऐसे केसेस हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाइए और चेक करिए। उस वक्त भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज मौलाना कलीम साहब के ऊपर ये जो वक्त आया है, शायद सरकार ये देखना चाह रही है कि ये कौम खामोश बैठती है। अगर खामोश बैठती है तो हम दूसरे का नंबर लगाएंगे और दूसरे के बाद तीसरे का लगाएंगे, तीसरे के बाद चौथे का लगाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। यकीनन हम ये बताना चाहते हैं कि ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है और ना होना चाहिए। ये हर मसलक के, हर सियासी जमात के लोगों ने इसके अंदर आगे आने की जरूरत है, वरना मुसलमानों के नाम के ऊपर अपना धंधा चलाने वाले, अपनी दुकानें चमकाने वाले, अपनी सियासत करने वाले, बताइए वो नेता कौन सा है जिसने मौलाना कलीम साहब के बारे में उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए एहतजाज किया है या उसकी मुखालिफत में कोई एक शब्द भी बताया है? नहीं, हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम मुसलमानों के सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जब वक्त आता है, यही इम्तियाज जलील एक सांसद है, जब राहुल गांधी के ऊपर पुलिस वालों ने राहुल गांधी का गिरेबान थामा था, गिरेबान पकड़कर खींचा था, तो हमने उसकी खुलेआम मुखालिफत की थी और उस वक्त हमने ये कहा था कि अगर आज इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल उनके हाथ हमारे गिरेबान के ऊपर भी पहुंच जाए। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ठीक है, एक सियासी जमात के मेरे कायद है, लेकिन आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब भी जहां पर भी कोई जुल्म होता है, कोई ज्यादती होती है, तो एक ही आवाज बुलंद होती है और उनके घर पे दिन दहाड़े खुलेआम कोई दहशतगर्द जाते हैं हिंदू सेना का बताकर, और दिन दहाड़े जो हरकत कर रहे हैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, ये बताने के लिए कि ना हम पुलिस से डरते हैं, ना सरकार से डरते हैं, ना हुकूमत से हमें कोई परवाह है। कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम डट कर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीछे से हमें सरकार की तरफ से तायीद हासिल है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का 34 अशोका रोड का घर, ये रोड क्रॉस करिए और सामने ही पुलिस स्टेशन है। सीधे हाथ की तरफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। हाई सिक्योरिटी, सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर माना जाता है, वो पार्लियामेंट के अतराफ का जितना भी इलाका है, वहां पर एमपीज को रहने की इंतजाम किए जाते हैं, वहां पे बंगले दिए जाते हैं। हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया होता है
और वहां पर ये इस तरह की वारदात होती है, पुलिस पहुंचती नहीं है, और जब पहुंचती है तब हंगामा होता है। जब हमारी दिल्ली की यूनिट जाकर पुलिस वालों के ऊपर दबाव डालती है तो ये कहा जाता है कि नहीं, मामला थोड़ा सेंसिटिव है, हम इसके अंदर एफआईआर अभी रजिस्टर नहीं करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे। किस बारे में इंक्वायरी? किस चीज की इंक्वायरी करेंगे? जिन दहशतगर्दों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये करने से पहले हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे, वायरल कर रहे हैं, और पुलिस कहती है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। अदालत में जब पेश किया जाता है, जब ये 5 लड़कों को, दहशतगर्दों को अदालत के अंदर पेश किया जाता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अदालत को यह कहता है कि हमें सिर्फ एक लड़के की एक दिन की पुलिस कस्टडी हमको लेना है, बाकी जितने भी हैं हम सबको एनसीआर देना है।